गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। तो मैं आज यहाँ पर लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो आइए चलिए देखते हैं, जो कि सीटेट में एसएसटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहा और कैसे। तो इस चैप्टर में हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जहां जो क्वेश्चन पूछे जाते, ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। अगला पेज में है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को किस क्षेत्र में उपजाना आरंभ किया गया? तो यह है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, अगले पेज में है सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। मतलब जो उस समय का मगध था, वो अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी तथा काफिले तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ नए लोग और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो देखिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि लोग पहले यात्रा कैसे करते थे और क्यों करते थे। काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं एक दूसरे पर स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। और जैसे कि व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में मूल्यवान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए यात्रा करते थे। तो यहाँ पर दिया गया है साथ ही साथ भारत का पड़ोसी देश चीन, म्यांमार आदि। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी समुद्री पहाड़ियों एवं पर्वतों वाले उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने जैसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार सके। उपमहाद्वीप के पार कुछ ऐसे लोग हैं जो यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने नए तरीकों से अपनाते रहे। देश के नाम यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो आज हम अपने भारत, अपने देश के लिए इंडिया शब्द का यूज करते हैं, वो शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला है। और उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को हदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया किसने नाम दिया? इंडिया नाम दिया लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। सिंधु को हदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का सबसे पहले प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इस बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद जो है हमारी सबसे पुराना ग्रंथ है, वेद है। ये बात नोट कर लीजिएगा। इधर देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पांडुलिपि एक भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई गई थी, लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
तो पांडुलिपि किससे बनाया जाता था? भुर्ज पेड़ की छाल से। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि पांडुलिपि भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। तो आइए हम आगे देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पांडुलिपि ताड़पत्रों में या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही एक पांडुलिपि है, ये उदाहरण है, यही है पांडुलिपि। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इसका मतलब है कि अधिकतर पांडुलिपियां हमें मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि पांडुलिपियों का जो भाषा था वो संस्कृत में भी मिले हैं, प्राकृत में भी मिले हैं और तमिल में भी मिले हैं, लेकिन प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे जिसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि जो अभिलेख हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने संदेशों, अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें खुद देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। मतलब कि जब उस समय शासकों, राजाओं को अपना आदेश लोगों को बताना होता था तो वे इसे एक पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें खुद देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियां सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि अभिलेखों में लड़ाइयों में अर्जित, शासकों का लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक अभिलेख है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख है यह वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ। यह लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, जब हम कुछ लिखते तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते तब हम एक भाषा का प्रयोग करते। इस अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। मतलब जो अभिलेख प्राप्त हुआ है 2 भाषाओं में, यूनानी तथा अरामेइक।
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे, यानी कि जो इन सभी का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविद कहलाते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकार और पुरातत्वविद को जासूस की तरह बताया गया है, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग कर, यानी कि सबूत का प्रयोग कर इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। अगला है अतीत एक या अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते। इस तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसा कि हम अभी यहाँ देखते हैं कि अलग अलग जगहों में लोगों का खान पान, पहनावा सब अलग था, उसी तरह पहले भी था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब जैसे पहले राजा अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, तो हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि जो आम आदमी थे जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक, ये सब अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में उतना जानकारी ठोस प्राप्त नहीं है। अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है। आगे क्या है? तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे वर्ष 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यानी कि जो हम वर्ष की गणना करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, यानी कि जब हम कहते हैं कि 2000 वर्ष, तो वह ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे।
इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। एक ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी कि भारत में इस तिथियों का उपयोग कब से होने लगा? 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक चैप्टर 1 यही खत्म हुआ। इसी तरह हम क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का एक एक करके सारा चैप्टर कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना एसएसटी का मजबूत कीजिए, क्योंकि सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद।